गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम कर रहे थे सेकेंड यूनिट जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका हमने फॉर्मूला लिखा R = ml/ne² टाउ। टाउ यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, यानी ये वो टाइम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे किसी चीज़ से टकराता है तो उसके बीच में कितने टाइम के लिए फ्री रहता है। वो टकराता ही क्यों है, जैसे कोई कंडक्टर है, हमने उसके दोनों तरफ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तार जोड़ दी, तो उसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो जब वो चल के जाते हैं तो उनके रास्ते में और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे पॉजिटिवली चार्ज मेटल के आयंस वो भी रास्ते में पड़ते हैं, तो वो उनसे टकरा जाते हैं, यानी कोलाइड कर जाते हैं। जितनी ज़्यादा वो उनके रास्ते में आते हैं उतनी ज़्यादा उस मटेरियल की क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, कि जब टेम्परेचर जो है इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज करेगा, देन आयंस और एटम्स ऑफ द मेटल वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, यानी वो जो रुकावटें उसके बीच में रखी हैं उसके रास्ते में आने वाली चार्ज पार्टिकल के, वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से हिलने लगती हैं। एंड हैंस द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में जो कोलिजन है यानी टकराव है, बिकम्स मोर फ्रिक्वेंट, यानी वो और जल्दी जल्दी होने लग जाता है। देयरफॉर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और कुल मिला के ऑपोजिशन जो है फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का वो घट जाता है, अपोज होता है। दस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद इसके लिए फॉर्मूला। लेट R0, यदि हमने रेजिस्टेंस मान ली कंडक्टर की एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, और RT हमने रेजिस्टेंस मान ली कंडक्टर की जब टेम्परेचर कितना है T डिग्री, यानी एक ही कंडक्टर है, पहले वो 0 टेम्परेचर पे था, फिर वो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, तो उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के कारण बढ़ गई होगी। हमने कहा था ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस भी कंडक्टर की क्या करती है, बढ़ती चली जाती है। तो 0 डिग्री से जब T डिग्री पर कंडक्टर टेम्परेचर उसका बढ़ गया तो उसकी रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ, यानी बढ़ोतरी हुई, और वो कितने के बराबर हुई, RT - R0, RT - R0, क्योंकि फाइनल वाली ज़्यादा है, T टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई थी, ज़्यादा हो चुकी है, और R0 जो है वो पहले वाली है वो कम है। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, RT - R0। अब हम कह रहे हैं नाउ इट इज़ फाउंड, इट इज़ फाउंड का मतलब कि प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि ये RT - R0 जो है, यानी इंक्रीज इन जो रेजिस्टेंस है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमने कैसे देखा, प्रैक्टिकल करके देखा। तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा कि RT - R0 जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, R0 पे, कि ओरिजिनली यानी शुरुआत में ही उसकी रेजिस्टेंस थी कितनी, R0 पे। दूसरा फैक्टर RT - R0 डिपेंड करिए चेंज इन टेम्परेचर पे, यानी डेल्टा T पर। डेल्टा T किसके बराबर है, T - 0, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, फाइनल T और पहले वाला 0। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम जोड़ लेंगे, RT - R0 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R0 डेल्टा T। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर अल्फ़ा नाम का क्या आएगा, कांस्टेंट, ये अल्फ़ा, ये प्रोपोर्शनल का साइन भी अल्फ़ा जैसे दिखता है, इसलिए उसको चेंज करने के लिए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखने के लिए हमने इक्वल टू के बाद ये अल्फ़ा ऐसे बनाया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर भी RT है और यहाँ पर भी क्या है, R0, ये R0, ये RT, ये RT है, ये R0 है, ये R0 है, तो सेम टर्म ये R0 को उधर ले गए, उधर लेने के बाद ये कॉमन ले लिया इन दोनों में से, R0 और ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 + αT।
यहाँ से अगर हम इसी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से अल्फ़ा को यहीं छोड़ दो और इस आर नोट टी को इसके नीचे ले जाएं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर अल्फ़ा की डेफिनेशन बताना चाहते हैं कि अल्फ़ा क्या चीज़ है, यानी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये ऊपर डिवाइड में क्या है आर नोट यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस, टी यानी कि राइज इन टेम्परेचर। अल्फ़ा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। अल्फ़ा को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि कितना चेंज आता है रेजिस्टेंस पे कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर। ऐसे यूनिट इसकी क्या होगी, इसको देखकर ही हम लिखेंगे, क्या होगी? केल्विन इन्वर्स और के इन्वर्स भी बोल सकते हैं, और या फिर डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। इसकी डायमेंशन क्या होगी? के इन्वर्स। केल्विन क्योंकि खुद ही ऐसा यूनिट है। उसके बाद ये कहते हैं फॉर कंडक्टर्स के लिए हम देखते हैं कि अल्फ़ा जो है यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी मेटल्स के लिए या यूँ कह लो कंडक्टर्स के लिए इंक्रीज़ करेगी। फिर उसके बाद है सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा जो है वो कैसी है? नेगेटिव का मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी रेजिस्टेंस घटेगी, ठीक है। पर वो घट के भी इतनी नहीं घट जाती कि ये कंडक्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी पहले ही बहुत ज़्यादा होती है, मामूली घटने पर भी वो इंसुलेटर ही रहती हैं। उसके बाद है एलॉयज़ के लिए अल्फ़ा जो है नेग्लिजिबल है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद है स्ट्रेचिंग, इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑन ए वायर ऑफ ऑन रेजिस्टेंस, यानी स्ट्रेच करने पर, खींचने पर क्या फ़र्क पड़ता है। नंबर 1, व्हेन ए लेंथ ऑफ वायर इज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू स्ट्रेचिंग, यानी जब एक वायर को खींच के हम लंबा कर देते हैं खींच के, तो उसकी लेंथ बढ़ने पर उसकी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हमने लिखा R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A, इसको हमने L/L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि R प्रोपोर्शनल टू क्या रह जाए? L²/AL। अब A इंटू L एरिया और लेंथ, एरिया में क्या आ गया? 2 डायमेंशन और 1 लेंथ में 3 हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी हो गई, तो अब ये क्या बन गया? वॉल्यूम। अब R इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या? L², यानी किसी वायर को यदि हम स्ट्रेच भी करते हैं तो उसका वॉल्यूम